नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के युवाओं पर एक बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जमकर भड़क उठे हैं। दूसरी तरफ यूपी चुनाव से पहले यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम बना ली है। इस बीच पासपोर्ट विवाद पर केंद्र सरकार पूरी तरह घिर गई है। उधर वेनेजुएला में 2 भीषण भूकंपों ने तबाही मचा दी। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। छात्रों को दहशतगर्द बताने पर भड़के राहुल गांधी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा तुरंत इस्तीफा। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम का हुआ ऐलान, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह बने उपाध्यक्ष। मानहानि मामले में एमपी हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, कहा कार्तिकेय के खिलाफ नहीं था मेरा बयान। पासपोर्ट विवाद पर अब बोली केंद्र सरकार, विपक्ष ने साधा निशाना, मोदी है तो मुमकिन है। वेनेजुएला में 1 मिनट के भीतर आए 2 भीषण भूकंप, तबाही में अब तक 164 लोगों की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान पर सीधा निशाना साधा जिसमें प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं को दहशतगर्दों को बी टीम कहा था। अब राहुल ने एक्स पर लिखा है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। राहुल का कहना है कि जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। पर ये कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा और अब युवाओं को दहशतगर्द बोला जा रहा है। राहुल बोले कि जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दे दीजिए। राहुल ने यह भी कहा कि आप मुझ पर जितना चाहें हमले कर लीजिए, मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूं कि यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है और मैं इसे ऐसे नहीं रहने दूंगा। कांग्रेस ने देश भर में छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों की गूंज नामक एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देश के 28 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, बढ़ती कोचिंग फीस, महंगी शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरना है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और सरकार पर शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण, केंद्रीकरण व वैचारिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस अभियान में पवन खेड़ा, गौरव गोगोई, सुप्रिया श्रीनेत और कन्हैया कुमार जैसे बड़े नेता विभिन्न शहरों में कमान संभालेंगे। इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने कोटा, राजस्थान की एक महारैली से की थी। कांग्रेस का कहना है कि ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके जरिए देश में जनसंपर्क, विरोध प्रदर्शन और संसद के भीतर छात्रों की आवाज उठाकर शिक्षा सुधार पर एक राष्ट्रीय बहस शुरू करना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा जारी समन और मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। अपनी याचिका में राहुल गांधी ने खेद जताते हुए स्पष्ट किया कि साल 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान पनामा पेपर्स मामले को लेकर दिया गया उनका बयान कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं था और उनके बयान को गलत तरीके से कार्तिकेय से जोड़कर देखा गया। दूसरी तरफ कार्तिकेय सिंह का ये आरोप है कि इस बयान से उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी शिकायत पर सांसदों, विधायकों की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। बुधवार को हुई सुनवाई से राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश किए गए, जबकि कार्तिकेय की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोछार ने पक्ष रखा। अब न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जो इस विवाद की आगे की दिशा तय करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें कई बड़े नामों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस नई टीम में कुल 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही पार्टी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिससे संगठन को राज्य भर में और मजबूत करने की कोशिश की गई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह के नाम को लेकर हो रही है, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है।
इसके अलावा कई अनुभवी नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें सुरेश राणा, मोहित बेनीवाल, दुर्विजय शाक्य, पूजा पाल, कामेश्वर सिंह, सुरेश मौर्य और राजेश यादव जैसे नाम शामिल हैं। वहीं 8 नेताओं को महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने इस पूरी सूची को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए सभी नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने की बात कही है। पंजाब में वायरल हो रहे कथित सैक्रिलेज वीडियो को लेकर एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं हूं, बल्कि उनके जैसा दिखने वाला एक नकाबपोश शख्स है। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मान ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की गर्दन पर वो खास निशान भी नहीं है जो उनकी सर्जरी के बाद का है, जिससे ये साबित होता है कि ये वीडियो फर्जी है। भगवंत मान ने अपने समर्थन में एक पुराना वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वीडियो जारी करने वाले जगमन समरा उसी मास्क को एक कार में दिखा रहे हैं जो कथित तौर पर उनकी नकल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब उन्हें बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है और इसके पीछे राजनीतिक ताकतें हैं जो उन्हें और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। जमीन घोटाले के आरोपों पर प्रियांक खड़गे का पलटवार। पासपोर्ट विवाद पर विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। वेनेजुएला भूकंप से भारी तबाही, बढ़ी मौत की संख्या। ईरान का दावा, नाटो भी अवैध रूप से युद्ध में था शामिल। जमीन घोटाले के आरोपों पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को कड़ा जवाब दिया। दरअसल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए गरीबों की जमीन हड़पी गई है। इस ट्रस्ट में खड़गे साहब, उनके बेटे प्रियांक और परिवार के दूसरे लोग शामिल हैं। इन आरोपों के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ आरएसएस को खुश करने में लगी हुई है। लोग जब अयोध्या के राम मंदिर का हिसाब मांगते हैं तो ये लोग बुद्ध विहार पर सवाल उठाते हैं। प्रियांक खड़गे ने सीधे शब्दों में पूछा है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो अभी तक जेल में क्यों नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनके सारे कागजात जनता के सामने हैं और वे किसी भी मंच पर बहस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने आरएसएस से ये भी पूछ लिया कि उनके राजनीतिक आका अपनी संपत्ति का हिसाब कब देंगे। इस तरह आरोपों और सवालों का ये दौर अब भी जारी है। पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाएगा। सरकार के मुताबिक पिछले 12 वर्षों में इस संबंध में कोई नई नीति नहीं बनाई गई है, बल्कि विदेश मंत्रालय ने केवल मौजूदा कानूनी स्थिति को ही दोहराया है। अपनी सफाई में सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 का हवाला दिया, जिसके तहत सार्वजनिक हित में किसी गैर भारतीय नागरिक को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि यदि पासपोर्ट प्रमाण नहीं है तो नागरिकता साबित करने का दस्तावेज है कौन सा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के रिकॉर्ड, स्कूल के दस्तावेज और मतदाता सूची जैसे विभिन्न आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर तय होता है, न कि केवल किसी एक दस्तावेज पर। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भारतीय पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग नीचे गई और अब सरकार ये मान रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है और ये गैर नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है। सागरिका घोष ने तंज कसते हुए इसे विदेश मंत्रालय की गजब की रणनीति बताया और कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जो अपने ही पासपोर्ट की विश्वसनीयता को कम करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करें। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है और विकसित भारत जैसे नारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बयान के बाद अब भारतीय पासपोर्ट पर विदेशों में अधिक संदेह नजर से देखा जाएगा। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत और विपक्ष द्वारा पूरे इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या पासपोर्ट किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि गैर भारतीय नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी किए गए हैं? पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस सहित सरकारी एजेंसियां किस चीज का वेरिफिकेशन करती हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी पूछा कि विदेशी देशों और इमिग्रेशन डेस्क को क्या अब ये मान लेना चाहिए कि भारतीय पासपोर्ट वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि भारतीय ही हो। वेनेजुएला में आए डबल भूकंप में अब तक कम से कम 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 971 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुधवार को सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने राजधानी काराकस समेत
कई शहरों में भारी तबाही मचा दी। पहला झटका 7.1 तीव्रता का था और उसके तुरंत बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आ गया, जिसने हालात बिगाड़ दिए। ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, सड़कें दरक गईं और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागते नजर आए। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस भयानक आपदा में जैसे जैसे राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी काराकस और आसपास के इलाकों में हालत इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगहों पर पूरी इमारतें ढह गई हैं और मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने नाटो पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि नाटो महासचिव मार्क रूटे का हालिया बयान इस बात का पक्का सबूत है कि इस संगठन ने एक संप्रभु देश यानी कि हमारे खिलाफ अवैध युद्ध में हिस्सा लिया था। बकाई ने एक्स पर रूटे के एक इंटरव्यू का वीडियो भी साझा किया। इस इंटरव्यू में रूटे ने बताया था कि अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इटली और रोमानिया के सैन्य अड्डों व हवाई अड्डों का इस्तेमाल सैन्य जरूरतों के लिए किया गया था। इसी बयान को आधार बनाकर ईरान ने दावा किया कि नाटो इस अभियान में केवल दर्शक नहीं था, बल्कि उसके सदस्य देशों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया। बकाई के अनुसार एक स्वतंत्र देश के खिलाफ ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर ध्यान दे और इसमें शामिल सभी देशों को उनके कदमों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। ये बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि ट्रंप लगातार नाटो देशों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ईरान युद्ध में ट्रंप का और अमेरिका का साथ नहीं दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.